निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बहुत सारी अहम खबरों पर बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। सबसे पहले तो ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं और वहां पे जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। किन किन मुद्दों पर बातचीत हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और खासकर जो भारत और रूस के जो संबंध हैं उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा। उसके बाद रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाएंगे और ये भी काफी महत्वपूर्ण खबर है। इस पर आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ दूसरी अहम खबरें कि किस तरह से बारिश और बाढ़ की वजह से देश के बहुत सारे हिस्से वहां की स्थितियां बहुत खराब हैं। कौन कौन सी स्टेट्स में, कौन कौन से राज्यों में स्थिति अनुकूल नहीं है, बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को में उनका हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। 22वें भारत रूस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करती रहेगी संदेश खाली मामले की जांच। अदालत की सख्त टिप्पणी, एक व्यक्ति को बचाने में इतनी रुचि क्यों। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई को बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत किया हासिल। हेमंत सोरेन सरकार का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। 11 नए कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। यूपी बिहार के कई हिस्से जलमग्न। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश से भूस्खलन। मुंबई हुआ पानी पानी। और फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़ा उलटफेर। वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट सबसे बड़ा दल। पहले दौर के चुनाव में आगे चल रही धुर दक्षिणपंथी पार्टी को करारा झटका। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। और शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। जी हां, रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय यात्रा के पहले हिस्से में मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मंटूरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मॉस्को पहुंच चुके हैं। उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, आपने देखा इन तस्वीरों में। और इस सब के बीच रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद थे। विदेशी धरती पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने उनके अभिवादन में मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम के स्वागत के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक होटल परिसर में जमा हुए और उनके बातचीत कर काफी अभिभूत दिखे। It was such an honorable moment and I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश हैं, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है।
मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम अपने प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students, but as students in general, this feels like a one-in-a-lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not in the TV, like since childhood. तो ये आपने प्रतिक्रियाएं देखी वहां जो भारतवंशी लोग रहते हैं, और आज हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं इन्फोग्राफिक्स वीडियो वॉल के जरिए कि ये जो यात्रा प्रधानमंत्री गए हैं वो किन मायनों में बहुत ही खास है। बहुत ही गंभीरता से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि मजबूत हो रहा है भारत और रूस का संबंध। जी हाँ, लगातार बीते वर्षों में भी और आज भी भारत और रूस के संबंध काफी ऐतिहासिक और काफी मजबूत रहे हैं। क्यों, ये कुछ बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम की ये पहली रूस यात्रा है। जी हां, और तीसरे कार्यकाल की ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री की। इन यात्राओं के काफी कुछ मायने होते हैं। शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। इसमें बहुत सारे अहम मसलों पर बातचीत होती है, तो इसलिए हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कल जब दोनों नेता मिलेंगे किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत और रूस में जो वहां के नेशनल करेंसीज हैं, रूबल रूस का और भारत का रूपी, उनमें 60% ट्रेड होता है। ये एक व्यवस्था की गई दोनों देशों की तरफ से, और इसमें दोनों ही देश काफी अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार होता है। 2025 तक यानी कि अगले साल तक द्विपक्षीय निवेश, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को $50 बिलियन और द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों की तरफ से निवेश भी और द्विपक्षीय व्यापार है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $65 बिलियन से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भारत और रूस के आपसी संबंध को लेकर, खासकर वित्त और व्यापार को लेकर। हमने कहा कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का जो पूर्ण त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हम तीनों ही सेवाओं में आपसी बायलैटरल्स जो हम करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। रूस उन चुनिंदा देशों के समूहों में भी शामिल है जिनके साथ भारत की 2+2 वार्ता होती है। हम जानते हैं कि अमेरिका, जापान और रूस, ये भी एक कंट्री है जिनके साथ हम 2+2 वार्ता करते रहते हैं, और ये एक ऐसा फोरम है जिसके जरिए उन देशों के संबंध भारत के साथ और भी मजबूत होते रहते हैं। आज की तारीख में रूस की वर्तमान में भारत की कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में भारत जो है वो इंपोर्ट करता है रूस से हथियार को, 47%। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना बड़े तादाद में हम इंपोर्टर हैं। हालांकि अब भारत भी बाकी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। मसलन T-72 टैंक, T-90 टैंक और MiG-21 की बात हो, Su-30 की बात हो और MiG-29 विमानों की बात हो, ये हम जानते हैं कि तमाम ये जो सैन्य चीज़ें हैं वो हमने रूस से इंपोर्ट की है, और भारत की रक्षा पंक्ति को और भी स्ट्रेंथन करने में इन चीज़ों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सिविल न्यूक्लियर की बात हो, एनर्जी की बात हो, तो तमिलनाडु में कुडानकुलम जो एटॉमिक संयंत्र है वो रूस के साथ स्थापित हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सिविल न्यूक्लियर डील में भी, और इसमें हम कैसे और आगे बढ़ें, कुडानकुलम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसमें भी रूस ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। एलपीजी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और वहां से भी हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत को एक गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है। इसलिए भी रूस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद भारत जो है वो रशियन फार ईस्ट से हाइड्रोकार्बन के आयात में संलग्न है। हम ये जब एनर्जी बास्केट की बात करते हैं, चाहे वो पेट्रोल की बात करें, गैस की बात करें, हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो बहुत ही फार ईस्ट में जो इलाके हैं रूस में, वहां से भी भारत इंपोर्ट करता है और उसमें संलग्न रहा है। इसको भी आप समझिए। रूस में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों में सबसे बड़ा समूह
जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं वो मेडिकल के बच्चों का है। आप देखिए, हमने कहा है कि मेडिकल छात्र वहाँ पे काफ़ी तादाद में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे मेडिकल की शिक्षा लेते हैं। तो चाहे वो रक्षा व्यापार की बात हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, भारत और रूस के संबंध लगातार अच्छे रहे हैं। और ये देखिए, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो बीते 10 वर्षों में और भी बढ़ी है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एक टर्म है। इस बात को आप समझिएगा और जानिएगा कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी की बात कर लें, सिक्योरिटी की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, कल्चर की बात कर लें, पर्यटन की बात कर लें और पीपल टू पीपल कनेक्शन जो उसकी बात कर लें, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि भारत लगातार एंगेज है रूस के साथ। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीते कई वर्षों से भारत और रूस के जो संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ हैं, काफ़ी मजबूत हैं। और इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त रूस में ही मौजूद हैं, मॉस्को में मौजूद हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने वाला है जो कि वार्षिक होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। सबकी नजरें इस पर होंगी कि क्या कुछ उन मुद्दों पर बातचीत होती है जिस पर कि सबकी निगाहें बनी होंगी। क्या है इसके मायने, इस यात्रा के मायने, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा जो विशेष है वो आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पे, मजबूत होता भारत रूस संबंध। जी हां, आज हमारा चर्चा का यही टॉपिक है, मजबूत होता भारत और रूस के संबंध। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी जी। पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इससे पहले भी बीते वर्षों में जब प्रधानमंत्री रूस गए थे, आपसे इन विषयों पर बातचीत हुई थी। एक बार फिर से हमें मौका मिला है कि हम आपसे बातचीत करें और आपका जो एक अनुभव रहा है वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। मंजीव सर, सबसे पहले तो यही कि जैसा कि हमने अपने ग्राफिक्स में कहा कि बीते वर्षों में, बीते 10 वर्षों की ही बात कर ली जाए, तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो एनर्जी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और रूस के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। अब कल का जो शिखर सम्मेलन है उससे भारत क्या कुछ उम्मीद करे और खासकर रूस भी
दोनों देशों की बात की जाए, क्या कुछ स्टेक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारत और रूस के जो संबंध है ये सिर्फ पुराने ही नहीं, लेकिन ये घनिष्ठ हैं, ये संबंध मजबूत हैं। और आप कह रहे हैं कि और मजबूत, ये तो बहुत ज्यादा मजबूत। और देखिएगा, पिछले ही कुछ सालों में जबकि ये जो शिखर सम्मेलन है सिर्फ हाइब्रिड मूड में हुआ, उस समय भी कितना ज्यादा बढ़ोतरी, जबकि इस समय इतनी बड़ी चुनौती के समय में हमने रूस से ऑयल इंपोर्ट किया, सारी दुनिया को उसमें फायदा हुआ। हमारे लिए रूस एक बहुत जबरदस्त पार्टनर है, सिर्फ वो एक सुपर पावर ही नहीं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति। हम G20 के प्रेसिडेंट थे पिछले साल। हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो बायलैटरल हैं और जो जिसको कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस, सारी दुनिया के लिए फायदे की चीजें हैं। उनमें भारत और रूस इकट्ठा होना, इसमें जाना, ये बायलैटरली ही सिर्फ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं ये दुनिया के लिए ग्लोबल गुड भी है। लेकिन पुरी सर, एक ये भी देखा गया कि बीते वर्षों में, अगर जैसा कि हमने कहा कि सिक्योरिटी की बात की जाए, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो डिफेंस का हम इंपोर्ट करते हैं रूस से, 47% हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और बीते 10 वर्षों में हमने एक अच्छा खासा हमने अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में कल की मीटिंग में क्या आपको लगता है कि चाहे वो डिफेंस की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी और भारत का पलड़ा जो है आने वाले दिनों में खासकर इस विजिट के बाद से और भी मजबूत होगा? देखिए, बातचीत सुरक्षा, बातचीत न्यूक्लियर, बातचीत जियोपॉलिटिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में तो जरूर होगी। देखिए, रूस एक सुपर पावर है, हम एक बहुत बड़ी उभरती हुई रीजनल ही नहीं ग्लोबल पावर भी बन रहे हैं। ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, G20 के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे पिछले साल। तो देखिए, ये सब बातें तो जरूर हो, इसमें कोई शक की बात। लेकिन जो आप और चीजें कह रहे हैं, देखिए, मैं मानता हूं कि डिफेंस कोऑपरेशन में बढ़ोतरी होगी। हम लोग ये सोचेंगे कि क्या चीजें हैं जिसमें हम जॉइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम इंडिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ हमारे यहाँ प्रोड्यूस्ड चीजें जो हैं वो रूस में जा सकती हैं, ये सब जरूर बात। मैं तो मानता हूं कि सस्टेनेबल, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, हाइड्रोकार्बन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। सारी दुनिया सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन, कोल से हाइड्रोकार्बन की तरफ जाए। इन सब चीजों में भारत और रूस, हम लोग बिल्कुल इकट्ठे एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि रूस में जो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है, जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, और हमारे पास जो इनोवेटिव एबिलिटीज, जो इतनी बड़ी मार्केट है, ये सारी चीजें हम लोग इकट्ठे ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सेक्टर, चाहे फार्मास्यूटिकल्स लीजिएगा, कंज्यूमर गुड्स लीजिएगा, ये सारे एरियाज हैं। और साथ साथ FDI, इंडिया इज अ लार्ज इन्वेस्टर इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर इन रशिया, और रशियंस भी अब इंटरेस्टेड हैं। अब वो लोग काफी छोटे किस्मों के उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए, वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जॉइंट प्रोडक्शंस इंपॉर्टेंट होंगी, इसमें डिफेंस एरिया में होंगी, स्पेस एरिया, ये सारे मुद्दे जरूर बात में होंगे। देखिए, इन अ सेंस, चाहे रशिया P5 के मेंबर है, एक सुपर पावर है, लेकिन फिर भी ये जो रिलेशनशिप है, इसमें रिलेशनशिप ऑफ अ डिग्री ऑफ इक्वालिटी और भी नजर आ। अब चूंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये जो एक जेस्चर है वो काफी अब बड़ा हो गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जब कोई देश के नेता जब प्रधानमंत्री को देखेंगे तो एक 140 करोड़ की आबादी का एक नेता फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में भी अगर वो जीत के आ रहा है मंजीव पुरी सर, तो ये अपने आप में काफ़ी दिखाता है किस तरह से एक मजबूत नेतृत्व भारत का पीएम मोदी कर रहे हैं। और इस लिहाज से भी रूस का नजरिया, चूँकि हालांकि हम तो ऐसे भी अच्छे संबंध रहे हैं रूस का और भारत के साथ। मेरा सवाल मंजीव पुरी सर ये कि जैसा कि हमने कहा अपने इन्फोग्राफिक्स में, अगर मैं ट्रेड की बात कर लूँ तो दोनों ही स्थानीय मुद्राओं में, चाहे वो रूपी की बात हो या फिर रूबल की बात हो, 60% हम ट्रेड करते रहे हैं और इसमें दोनों ही विन विन सिचुएशन है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो ट्रेड है 60% से 70% 80% बढ़ेगा, क्योंकि फायदा दोनों देशों को इसमें है?
देखिए, मैं मानता हूं कि बढ़ने के सब संकेत हैं, लेकिन ट्रेड के मुद्दे में सारी दुनिया क्या बात करती है, वो बात ये है कि ट्रेड बैलेंस रशिया के फेवर। बिल्कुल। देखिए, ये आज का मुद्दा नहीं है। 40 साल पहले जब इंडिया रशिया रूपी ट्रेड एग्रीमेंट था, तब भी ये सिचुएशन। द फैक्ट है कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम लोग हाइड्रोकार्बन को बहुत जबरदस्त तादाद में इंपोर्ट करते हैं। रशिया एक सप्लायर है। रशियन इकोनॉमी जो है उसके पास हमारे प्रोड्यूस्ड गुड्स को यूटिलाइज करने की जरा थोड़ी लिमिटेशन जी। तो ये रहेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों देशों की जो इकोनॉमीज है उनमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी और ये जो 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 इकट्ठा चल रहे हैं, ये जो चीजें, इसमें सारी दुनिया का फायदा। मैं छोटा सा आपको उदाहरण, लोग हमें कहते हैं कि हमने तो सैंक्शंस लगाए, ये वेस्टर्न देश कहते हैं, लेकिन आपने रशिया से तेल इंपोर्ट किया। देखिए, अगर हम वहां से इंपोर्ट ना करते, जिस पैमाने पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अगर हम भी उन्हीं सोर्सेज से, मिडिल ईस्ट वगैरह से सोर्स करते, तो वेस्टर्न कंट्रीज के पंप में पेट्रोल का दाम दुगना हो जाता। ये तो जो हम करते हैं, ये ग्लोबल भलाई के लिए ही है। ये जो सिचुएशन हमारे भलाई के लिए भी है, रशिया के लिए भी, और ग्लोबल भलाई भी है। वो लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन कहने की कई बातें और होती हैं। बिल्कुल, इस बात को यूएस भी समझता है। बिल्कुल, इस बात को यूएस भी समझता है कि तमाम सैंक्शन लगाने के बावजूद भी भारत और रूस जो हैं वो आपस में इस तरह के डील कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा मंजीपुरी सर कि जो एनर्जी बास्केट है हमारा भारत का, उसमें रूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमने कुदानुकुलम का जिक्र किया, न्यूक्लियर पावर का जिक्र किया। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब भारत भी लगातार रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चाहे वो गैस की बात हो, हाइड्रोकार्बन की बात हो या फिर एटॉमिक एनर्जी की बात हो, रूस और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? देखिए, रूस ने हमेशा एटॉमिक एनर्जी के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भारत के लिए प्ले किया है। हमने कमिटमेंट लिया, ग्लोबल कमिटमेंट लिया, नेट जीरो बाय 2070। और मैं तो मानता हूं हमारा एफर्ट ये होगा कि उससे 10 साल पहले करते हैं या इवन उससे ज्यादा करते। बिल्कुल। अब इस स्थिति में जब इंडिया ने इतना जबरदस्त कमिटमेंट किया कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करें, बिल्कुल, तो कोल से जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर उसको तो कम करना ही पड़ेगा। हम अपनी तरफ से रिन्यूएबल्स में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सारी दुनिया इसका सराहना कर रही है। इनफैक्ट हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह को सब लोग। लेकिन हाइड्रोकार्बन भी एक तरीका है जो सेलियंस है ग्रीन हाउस गैसेस की, उनको कोल के मुकाबले कम करने। साथ साथ न्यूक्लियर, देखिए हम लोग पिछले कुछ डेकेड्स में न्यूक्लियर के बारे में बहुत नेगेटिविटी सारी दुनिया में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करें, तो आपको सर्टनली न्यूक्लियर में कोऑपरेट करने की जरूरत है। ये सिर्फ लार्ज स्केल न्यूक्लियर नहीं हो सकता है, इन टाइम्स टू कम स्मॉल न्यूक्लियर पावर, स्मॉल न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स, ये सब बिल्कुल करने की जरूरत है। रूस के पास टेक्नोलॉजीज हैं, हम भी टेक्नोलॉजी बहुत सारी डेवलप कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अहम एरिया ऑफ कोऑपरेशन है जो ग्लोबल गुड के लिए कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल। और मंजीप सर, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चाहे वो यूएस की बात हो, जापान की बात हो या फिर रसिया की बात हो, इन तमाम देशों के साथ एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण एक 2+2 वार्ता होती है, उनमें से रूस भी एक देश शामिल है। और हम जानते हैं कि चाहे वो विदेश नीति की बात हो या फिर सुरक्षा रक्षा की बात हो, रूस के साथ 2+2 वार्ता है। ऐसे में इस यात्रा के बाद से, और खासकर जब 2+2 की वार्ता होती है, चाहे वो इंडो पैसिफिक की बात हो, टेररिज्म की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर भारत अपनी बात रखता आ रहा है। आपको लगता है कि इस शिखर सम्मेलन में भी इंडो पैसिफिक, चूंकि लगातार ये एक सेंट्रल स्पेस कवर करता आ रहा है, ये विषय टेररिज्म की भी बात हो, ये भी मुद्दे उठेंगे और बातचीत होगी इस पर? देखिए, मुद्दे तो सारे उठेंगे, ग्लोबल मुद्दे, लेकिन मेरा मानना है कि बाइलैटरल और जो विश्व में हो रहा है उन चीजों के बारे में, चाहे वो हो यूक्रेन रशिया वाला इशू या इशू हो इन टर्म्स ऑफ गाजा पैलेस्टाइन, लेकिन मेरा ख्याल एक क्रिटिकल मुद्दा जिसके बारे में हम रशिया के साथ जरूर बात करेंगे, वो है चीन का मुद्दा। जी देखिए, सारी दुनिया बात कर रही है कि रूस और चीन जो है वो बहुत एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक किस्म की एक कोऑपरेटिव इश्यूज बन रहे हैं। हमारी चीन के साथ जो इश्यूज हैं वो सारी दुनिया जाने। जी, इम्पोर्टेंट होगा कि हम अपने पुराने मित्र देश जिसके साथ हमारे सुरक्षा के बहुत अच्छे संबंध हैं, न्यूक्लियर संबंध हैं, बहुत और किस्म के संबंध, हम उनके साथ बात करें और ये बताएं कि देखिए आपका चीन से क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें कोई ऐसी बात ना हो
कि हमारे और चीन के मुद्दे में आप हमारी या तो पक्षधारी करिए या कम से कम इसमें हमारी बात समझिए। चीन को किसी किस्म का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपने इंडो पैसिफिक की बात की, देखिए इंडो पैसिफिक में देयर आर सम डिफरेंस, देयर इज नो डाउट, क्योंकि इंडो पैसिफिक का खास मुद्दा क्या है, वो तो मुद्दा चीन है, चीन की हेजेमोनिस्टिक एक्टिविटीज। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा सर कि इंटरेस्ट चाइना के भी हैं और भारत का संबंध रूस के साथ है, ऐसे में किस तरह से बैलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा? तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हमारी बातचीत रूस के साथ ये होगी कि देखिए आपके जो पोजीशंस हैं, ग्लोबल पोजीशंस हैं, वो आपके पोजीशन है, लेकिन हमारी और आपकी बहुत जबरदस्त घनिष्ठ दोस्ती है, सिक्योरिटी के में भी बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन है एक दूसरे के साथ। आप हमारी बात भी समझिएगा और इसमें किसी किस्म का जिसको कहते हैं चीन को एनकरेजमेंट नहीं होता, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है मेरे समझने में। और ये बात जो है रशिया भी समझेगा, हम भी उनको समझाएंगे, लेकिन वो समझते भी हैं, लेकिन जिस बात को हाई लेवल पे दोहराने की भी जरूरत होती है और ये बात कहने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में रशिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप में, उसमें आपको अपना पक्षपात है वो क्लियर करने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है, खासकर जो देश है, जो दोस्ताना देश है, उनके साथ इसको जरूर रखना चाहिए। सिमिलरली तालिबान, अफगानिस्तान, वहां पर भी ये चीज जरूर हमको बोलने की जरूरत है और हम बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत संप्रभु देश है, बोलने का हक है, वो बोलेगा, इस मुद्दे को उठाएगा। एक आखिर में मंजीपुरी से समय की कमी है, भारत और रूस के संबंधों में सांस्कृतिक संबंध भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी तादाद में इंडियन डायस्पोरा वहां पे रहती है, ऐसे में इसको और भी कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर आपके विचार? देखिए मैं तो मानता हूं कि पीपल्स लेवल के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट। आप तो एक यंग आदमी हैं, मेरे उम्र के लोग तो सब याद करते हैं राज कपूर और उसकी फिल्में रूस में जो दिखाई जाती थी, सारा रूस बाहर निकल आके देखता, सर पे लाल, सर गाना भी था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने पगड़ी भी वही पहनी। लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट ये है, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि रूस जो कंट्री है, चाहे बहुत ज्यादा एशिया में फैला हुआ है, लेकिन जो उसकी जिसको कहते हैं अंतरात्मा जो है वो काफी यूरोपियन है। बिल्कुल, तो पिछले 20-25 साल में इसमें कोई शक की बात नहीं है, जब से कोल्ड वॉर एंड हुआ, जब से आयरन कर्टन हटा, तो रूसी काफी हद तक एक किस्म से बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस वगैरह में आ गए, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो रिलेशनशिप है उनके साथ ये बिल्कुल वहां पर कायम रहे, हमारे लोग वहां पर रहे, हम अपनी सांस्कृतिक प्रदर्शनियां करें और उनको भी इनकरेज करें कि वो भी इंडिया के साथ इस चीज को रखें, क्योंकि एंड में याद रखिएगा डेमोक्रेसीज में लोगों से ऊपर बढ़ के कोई बिल्कुल लोग सबसे पहले, पीपल्स फर्स्ट, ये इस तरह की बातें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीप सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ेंगे आगे, हम कहेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है।
काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ही संदेश खाली मामले की जांच करती रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने रद्द कर दिया है। संदेश खाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पश्चिम बंगाल सरकार घिरी हुई है। राज्य सरकार के वकील ने केस की सुनवाई कुछ देर के लिए टालने का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि पिछली सुनवाई पर भी केस को टालने का आग्रह किया गया था। जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, सरकार को अपील दायर करने की जरूरत आखिर क्यों है। बात नीट की। नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि गड़बड़ी के संभावित लाभार्थी कितने छात्रों का रिजल्ट एनटीए ने रोका है। उन्होंने साथ ही कहा कि गड़बड़ी का फायदा उठाने वालों की पहचान जरूरी है, वरना दोबारा से परीक्षा करानी होगी। और नीट मामले में शिक्षा मंत्रालय ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एनटीए की पूरी टीम में बदलाव किया गया है। एनटीए पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बहुत सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि एनटीए समेत किसी भी कोने में कितने भी दोषी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि छात्रों का हित सबसे ऊपर है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। एनटीए की पूरी टीम में बदलाव किया गया। साथ ही प्रदीप खरोला को एनटीए के नए उनको डीजी बनाया गया। शिक्षा मंत्रालय ने एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो कि अगले 2 महीने में एनटीए में सुधार पर रिपोर्ट देगी, ताकि नीट का अगला चक्र बिना किसी गतिरोध के पूरा हो सके। वहीं इस पर इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन हाई लेवल कमेटी के अगुवाई कर रहे हैं। वहीं एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया समेत दिग्गज रिसर्चर, स्कॉलर और साइंटिस्ट इस कमेटी में हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को नीट के पेपर लीक की जांच का जिम्मा सौंपा है। नीट मामले में बिहार समेत कुछ दूसरे राज्यों से कई अहम सुराग भी मिले हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच भी जारी है। अब तक जांच के दौरान 4 राज्यों से 24 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 13 लोगों को बिहार की राजधानी पटना से, झारखंड के देवघर से 5, गुजरात के गोधरा से 5 लोगों को, महाराष्ट्र के लातूर से 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस की जांच में पहली बार पेपर लीक माफिया का साइबर अपराधियों के साथ गठजोड़ सामने आया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरोह के तार साइबर अपराधियों से भी जुड़े हुए हैं। साइबर अपराधियों ने संजीव मुखिया गिरोह के लोगों को सिम कार्ड और शेल्टर मुहैया कराया था। इसके बाद पेपर लीक माफिया ने फर्जी तरीके से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने बाबा के 2 और सेवादारों को पकड़ लिया है। दलवीर पाल और दुर्वेश नाम के दोनों आरोपियों को हाथरस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर ने पूछताछ में दोनों आरोपियों के नाम बताए और कहा कि दोनों सेवादार घटना के समय भगदड़ वाले स्थान पर मौजूद थे।
खबर झारखंड से है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के प्रस्ताव के समर्थन में 45 वोट पड़े, जबकि विरोध में 0 वोट रहा। सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव हासिल करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और इसके बाद ही वो 28 जून को जेल से रिहा हुए। जेल से निकलने के बाद उन्हें पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। और इस सबके बीच झारखंड की सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हुआ। हेमंत सरकार में 11 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन, दीपक बरुआ, हफीजुल हसन अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी, वैद्यनाथ राम और कांग्रेस कोटे से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के सत्यानंद भोक्ता को कैबिनेट मंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनाए जाने का संवैधानिक प्रावधान है और इस बार मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनाए गए हैं। चंपई सोरेन ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। पहले वो सीएम थे। झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व सीएम को मंत्री बनाया गया है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के कठुआ जिले के माचेडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। यह इलाका भारतीय सेना की 9वीं कोर के तहत आता है। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। और अब बात बारिश और बाढ़ की। एक तरफ जहां नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर आ गई हैं, तो वहीं उत्तराखंड, महाराष्ट्र और असम में भी भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। कुछ समय पहले तक जहां गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा था, तो अब मानसून की बारिश ने लोगों की जिंदगी को थाम कर रख दिया है। देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें मानसून की बारिश के बाद के हालातों को बयां कर रही हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश के कारण भूस्खलन से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाले संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के कारण जल भराव और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते सड़कों और घरों में पानी भरने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंपावत जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जिले के प्रमुख शारदा नदी उफान पर है, वहीं बारिश के कारण जिले के कई हिस्से जलमग्न हैं। जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में कई घरों में पानी घुसने और जल भराव की स्थिति पैदा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर नैनीताल जिले में 4 स्टेट हाईवे, 4 डिस्ट्रिक्ट हाईवे और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा 206 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं के रेलवे ट्रैक भी भारी बारिश के कारण डूब चुके हैं। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना, और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। गढ़वाल की कुछ टीम थी और कुछ टीम जो रिजर्व टीम थी वो भी कुमाऊं में भेजी जा रही है, और कुमाऊं में हमारी अच्छी तैयारी है। इधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार रात से सोमवार सुबह तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद शहर पानी से लबालब भरा नजर आया। मुंबई के वडाला और जीटीबी स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश के कारण सोमवार को होने वाली दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में हुई भारी बारिश के बीच राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए बीएमसी ऑफिस का दौरा किया। रेलवे ने 200 पंप लगाए हैं, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। सब जगह पे जो जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े है, वो भी दिखाई दिया। ऑलमोस्ट मुंबई में 270 मिलीमीटर बारिश हमें 5-6 घंटे में मिली है और जो मुंबई का जो नॉर्मल होता है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। जो आज तक की बारिश होने वाली थी, मुंबई का जो नॉर्मल है 600 मिलीमीटर, वो कवर होने जा रहा है। उधर असम में भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 28 प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कच्छार, कामरूप, धुबरी, नागांव, गोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगाई गांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया प्रभावित जिलों में शामिल हैं। असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 6 गैंडों सहित 131 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। बाढ़ के दौरान वन विभाग 97 जंगली जानवरों को बचाने में कामयाब रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। 233 में से 69 वन शिविर पानी के भीतर हैं। Flood situation in Kaziranga is slowly improving. The water has stabilized now in most of the areas. Right now we are having 69 camps under inundated condition, and so we are expecting the water should recede in the coming days, and we are closely monitoring the situation. So we hope that in the coming days the water will recede, and so that we can ensure that animals are in safe condition. बिहार में भी बाढ़ की आफत आ गई है। भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक बैराज में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण सैकड़ों गांवों में नदी का पानी घुस गया है। हजारों हेक्टेयर में फैले खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। कोसी बैराज में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सहरसा में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद तटबंध पर भी खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और एसडीआरएफ की टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए गश्त कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया है। बढ़ते जलस्तर से नदी के किनारे बसे गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पड़ोसी देश नेपाल के गिरजा व शारदा बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों को अलर्ट रहने की हिदायत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है। बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के दौरे के तीसरे दिन भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध रानी की गुफा का दौरा किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर स्थित BK कॉलेज और उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ संवाद किया। देखते हैं OP यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह प्रदेश ओडिशा के दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने
भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों में भारतीय पुरातात्विक महत्व की ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया और प्रसिद्ध रानी की गुफा का जायजा लिया। इन धरोहरों के पौराणिक महत्व के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने अधिकारियों को इनकी देखरेख के साथ इनके रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के विषय पर बात करते हुए ओडिशा भाषा, साहित्य और कला विभाग के निदेशक दिलीप रोटरी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से ऐतिहासिक महत्व की इन धरोहरों के संरक्षण के साथ इनके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। राष्ट्रपति जी आने से इसको यही बढ़ावा मिलेगी कि नेशनल लेवल पे इसकी थोड़ा चर्चा भी होगी कि खंडगिरी उदयगिरी जो है इतना पुराना मॉन्यूमेंट है। बच्चों के साथ भी उन्होंने मतलब इंटरेक्ट किया और बच्चों की भी काफ़ी अच्छा लगा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पे कुछ समय बिताए और हमें जानने की कोशिश की हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर स्थित बीके कॉलेज व उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ संवाद कर उनके विचार जाने। आर्ट कॉलेज की बच्चों के साथ महामहिम में राष्ट्रपति जी इंटरेक्ट करने की समय दिया और बहुत अच्छे से ढंग से इनका इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ। बच्चों से वो बहुत उत्साहित है और इनका सारे बातचीत करने के लिए इच्छा था और कई बच्चों को चांस मिला और बहुत खुश है। कार्यक्रम के दौरान ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग सहित अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद थे। देश की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार अपील करती रहती हैं और इसी क्रम में उन्होंने भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी में ASI की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका न केवल निरीक्षण किया बल्कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के साथ साथ कला और संस्कृति से जुड़े कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह और जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, भुवनेश्वर। और अब बात अग्निवीरों की। अग्निवीरों से जुड़े प्रावधानों का मुद्दा लगातार इन दिनों सुर्खियों में है। अग्निवीर योजना की आवश्यकता और अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य पर पूर्व सेना अधिकारी और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने DD न्यूज के हमारे सहयोगी स्मिता मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने अग्निवीर योजना को देश के लिए जरूरी बताया और कहा कि पहले की तुलना में अब कम समय में बेहतर ट्रेनिंग प्रदान किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह कैसे हो सकता है कि यह अग्निपथ वाले अग्निवीर ये इनमें काबिलियत न आए 4 साल में कि लड़ाई लड़ सकें। अभी जो ट्रेनिंग पीरियड है तमाम आर्मीज का जो समीक्षा की गई उसमें यह तय किया गया कि जो इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग है वो जो इतनी लंबी होती थी साल भर की उसको कम किया जाए। ऑन जॉब ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसमें ये और सीखेंगे। साथ ही साथ लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा ने साथ ही कहा कि सरकार अग्निवीरों को लेकर सारे हालात से वाकिफ है। हर कार्यक्रम की समीक्षा होती है और जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी बदलाव से हिचकेगी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीरों के पास रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। कोई भी कभी भी प्रोग्राम आता है उसको हमेशा समीक्षा की जाती है। यह कैसे कोई कह सकता है कि समीक्षा नहीं होगी? यह कैसे कोई कह सकता है कि भाई इनके लिए कोई वादा नहीं करता है? और यह आप एक बात सोचो कि यह अग्निवीर के लिए जो बाहर जाएंगे, जो यहाँ पर रहेंगे तो ठीक है, जो बाहर जाएंगे उनके लिए कितना बड़ा काम है। अब मैं बता रहा हूं आप उनके पेक्यूनरी गेन को छोड़ दीजिए क्योंकि उनको जो पैसे मिलेंगे वो काफी मिलेंगे और उस पैसे में वो काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन काबिलियत देखिए, उनकी काबिलियत क्या बढ़ाई जा रही है? उनकी काबिलियत बढ़ाई जा रही है शिक्षा में, उनको हायर डिग्री मिल जाएगी। उनको पूरा जितनी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग में तमाम सब्जेक्ट बताए जाएंगे जो कि वो सिविल में जाके कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने सुनी अग्निवीर योजना को लेकर क्या कुछ सेना के पूर्व अधिकारी का कहना है। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस के संसदीय चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि इन चुनावों में न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस माहौल में नए प्रधानमंत्री और सरकार के गठन के लिए हफ्तों से लेकर महीनों तक राजनीतिक बातचीत जारी रह सकती है। ये अनुमानों और संभावनाओं के विपरीत आए जनादेश का जश्न है। फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़े उलटफेर करने वाले लेफ्ट गठबंधन के समर्थक चुनाव नतीजों के बाद सड़कों पर उतर आए। हालांकि नतीजे ऐसे हैं कि किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं है, फिर भी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन के बड़े दल के रूप में उभरने के बाद वो खुद को सरकार बनाने के करीब मान रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 577 सदस्यीय संसद में वाम दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट 182, जबकि माक्रो के मध्य मार्गी गठबंधन एंसेंबल के 168 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे हैं। दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी और उसके सहयोगियों को पहले दौर के चुनाव के बाद जीत की उम्मीद थी। हालांकि वो तीसरे स्थान पर हैं, उन्हें सिर्फ 143 सीटें मिली हैं। वहीं रिपब्लिकन और दक्षिणपंथी पार्टियों को 60 सीटें मिली हैं। फ्रांस की संसद नेशनल असेंबली में बहुमत का जादुई आंकड़ा 289 है। किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने के कारण फिलहाल राजनीतिक गतिरोध का सामना है। नए प्रधानमंत्री और सरकार के गठन के लिए हफ्तों से लेकर महीनों तक राजनीतिक बातचीत जारी रह सकती है। सरकार बनाने में समय लगेगा। हम जानते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निपटना है। हम जानते हैं कि दूसरों के साथ कैसे काम करना है और हम 4 सप्ताह से यही कर रहे हैं। सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अताल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मैक्रो को सौंप दिया, लेकिन उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया। अताल ने बताया कि मैक्रो ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है। नेशनल रैली के अध्यक्ष ने पार्टी को मिली ऐतिहासिक बढ़त को महत्वपूर्ण बताया है। हालांकि नतीजे उनकी उम्मीदों से काफी कम रहे। पार्टी अध्यक्ष और नेशनल रैली की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जॉर्डन बर्डेला ने राष्ट्रपति मैक्रो पर फ्रांस को अनिश्चितता और अस्थिरता में धकेलने का आरोप लगाया है। वहीं वाम गठबंधन NFP में वामपंथी फ्रांस अनबोर्ड पार्टी, उदारवादी सोशलिस्ट पार्टी, ग्रीन इकोलॉजिस्ट पार्टी, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पैलेस पब्लिक और दूसरी कई छोटी पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन के सभी दलों ने मिलकर कोई नेता नहीं चुना था। फ्रांस के PM के लिए सबसे मजबूत नाम जीन ल्यूक मेलेचॉन को माना जा रहा है। उनकी पहचान एक तेज तर्रार नेता की है। फ्रांस के अनबोर्ड गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। लोकतांत्रिक ढांचे में जब कोई राजनीतिक गुट चुनाव में आगे बढ़ता है तो उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा जाता है, जबकि मैक्रोन के लिए ये निराशाजनक है। उनका गठबंधन चुनाव हार गया है। इस चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 2022 के मुकाबले 1.3% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछली संसद में ये आंकड़ा 36% का था। 2017 में सबसे अधिक 38.8% महिलाओं की नुमाइंदगी थी।
फ्रांस के संसदीय चुनाव के पहले दौर के जारी सर्वेक्षणों में देश की राजनीति में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को बढ़त के अनुमान लगाते हुए कहा गया था कि वे पहली बार सत्ता के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद माक्रों की पार्टी और वाम गठबंधन ने दक्षिणपंथी गठबंधन को सत्ता से दूर रखने के लिए करीब 217 उम्मीदवारों को वापस ले लिया था और इसका नतीजा भी देखने को मिला। और न्यूज़ नाइट के आखिर में कुछ अहम राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को और हमें यानी कि मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ओडिशा दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के हरिदामाडा गांव में एक समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने यहां ब्रह्म कुमारियों के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम बैच 2 के प्रतिभागियों से मुलाकात और बातचीत की। प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रशिक्षुओं को इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने की सलाह दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली हाट पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के लिए संगठन में ही शक्ति है पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि 10,000 FPO में से 8,800 FPO बन चुके हैं। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। डेंगू के कारण अब तक राज्य में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता R अशोक डेंगू मरीजों से मिलने के लिए जयनगर अस्पताल पहुंचे। मुंबई की एक अदालत ने वर्ली इलाके में हुए BMW हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को जमानत दे दी है। ये घटना उनके बेटे मिहिर शाह से जुड़ी है, जो दुर्घटना के समय कथित तौर पर गाड़ी चला रहा था और अभी फरार है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निर्देशानुसार राजकुमार भाटिया को दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और विष्णु मित्तल को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 थाईलैंड के ताक प्रांत में जारी है। व्यायाम मैत्री 2024 अतिरिक्त प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच परिचालन तालमेल को और बढ़ाना है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।